तो दोस्तों इन्हें तो अब आप जानते ही होंगे, इनकी ज्यादा तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इन्हें आप बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए जैसे भारत में कपिल शर्मा हैं, जो कि कॉमेडियन और एक्टर हैं। ये भी किसी जमाने में ऐसे ही हुआ करते थे, कॉमेडियन प्लस एक्टर। लेकिन उसके बाद ये गलती से वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से। उसके बाद उनके पपेट बन जाते हैं। तो एलेक्सी नवेल्नी जो थे, जो रशिया के अंदर अमेरिका के पपेट माने जाते थे, हालांकि उनका देहांत हो गया है। उसके बाद अमेरिका के सबसे ज्यादा वफादार यही रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने अपने देश का इस समय सर्वनाश करके रख दिया है। तो भारतीय नेता भी थोड़ा सा ध्यान रहे, जो आजकल नए नए अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। तो जिस दिन अमेरिका पर्ची लिखकर देना बंद कर देगा और फ्रीलांस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, उस दिन आप 1 मिनट में पकड़े जाएंगे और इस बीच देश का नुकसान हो जाएगा, वो अलग। तो खैर, अब इनसे संबंधित कुछ खबरें निकल कर आ रही है। इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि भारत और रशिया के बीच में कुछ फ्रैक्शन डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है रशिया के अंदर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंच सकते हैं और इस बार का ब्रिक्स समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप सभी को याद होगा, एक बार मैंने आपको जापान की एक सबमरीन के बारे में बताया था, जिसे वहां की कावासाकी इंडस्ट्री द्वारा मॉडिफाई की गई। तो उसी तरह का कुछ काम भारत के अंदर भी अब होने जा रहा है। इसके अलावा इजराइल और भारत को लेकर कुछ अच्छी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह की सभी खबरों के लिए वीडियो के साथ एकदम अंत तक बने रहिएगा और अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत हम लोग कर लेते हैं भारत और इजराइल से संबंधित खबर को लेकर। देखिए, जब से इजराइल और गाजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बाद से ही इजराइल द्वारा जो पैलेस्टीनियन वर्कर्स को अपने यहाँ पर काम दिया जाता था, ये बंद करवा दिया गया है, क्योंकि वो इजराइल के अंदर आकर माहौल बिगाड़ते थे, उन्हें पैसा भी ज्यादा देना पड़ता था। इसके साथ साथ उनके ऊपर ये निर्भर होना ही नहीं चाहते और इसी वजह से इन्हें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों ही तरह के भारी मात्रा में वर्कर्स चाहिए थे, जिसके लिए डेफिनेटली इन्होंने भारत का दरवाजा खटखटाया। हम जानते हैं इन्हें 1 लाख से ज्यादा की संख्या में भारतीय वर्कर्स की आवश्यकता है। कई सारे जा भी चुके हैं, कई सारे और भी जाएंगे, ताकि इजराइल को ईमानदार, हार्ड वर्क और अपने से लगने वाले वर्कर्स मिल जाएंगे। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल में बहुत ही जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ढेर सारा डेवलपमेंट किया जाने वाला है। आज जिस तरह से इजराइल दिखाई देता है, इससे पूरी तरह से बदल दिया जाएगा और काफी भारी मात्रा में इजराइल इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। इवन काफी समय पहले ही काम शुरू हो गया होता अगर ये नया कॉन्फ्लिक्ट गाजा के साथ शुरू नहीं हुआ होता। तो अब इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि 15,000 भारतीयों को जल्द ही इजराइल जाने का मौका मिलने वाला है। जी हाँ, और प्रति भारतीय कम से कम 2 लाख रुपए तक का वेतन इन्हें दिया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में इजराइल को कुछ स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसके लिए कम से कम 10,000 श्रमिक चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो 5,000 की संख्या में इन्हें स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है, जिसके लिए ये भारतीयों का सिलेक्शन जल्द ही करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन 15,000 भारतीयों के लिए इस साल की शुरुआत में ही इजराइल की तरफ से भारत सरकार से अनुरोध कर दिया गया था और अब जल्द ही इनका चयन करके इन्हें इजराइल ले जाया जाएगा। तो कहने का मतलब, बाकी दुनिया में किसी भी तरह का कुछ भी माहौल हो, भारत इजराइल की बात की जाए तो दोनों ही देशों की दोस्ती काफी फल फूल रही है। यहाँ से भारत द्वारा भी लगातार इजराइल को मदद दी जा रही है। भारतीय वर्कर्स या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशंस हो, सारी कुछ चीजों की सप्लाई प्रॉपर समय पर की जा रही है। अब बात कर लीजिए भारत की सबमरीन परियोजना को लेकर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत बहुत ही जल्द 3 एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीन को एक्वायर करेगा, जो कि भारत के अंदर ही तैयार की जाएगी फ्रांसीसी नेवल ग्रुप की मदद से। लेकिन आपको शायद याद होगा, मैंने कुछ समय पहले जापान की एक सबमरीन के बारे में बताया था कि जापान की कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा इस सबमरीन को काफी ज्यादा मॉडिफाई किया गया है। इसके अंदर न केवल एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, बल्कि इनके अंदर लिथियम आयन बैटरीज को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि इनकी पोटेंशियल और इनका जो पानी के अंदर रहने का एंड्योरेंस है, ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह की सबमरीन का अगर एक बड़ा बेड़ा भारत के पास हो, तो जब तक हमारे पास एसएसएन पूरी तरह से नहीं आ जाती, तब तक हमारा काम ये बड़ी आसानी से चला देंगी। अब इसी तरह का कुछ प्रयास भारत के अंदर भी किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए बताया जा रहा है कि मजगांव डॉक लिमिटेड इसी तरह के मॉडिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा है। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि एआईपी सिस्टम डीआरडीओ द्वारा ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है, उसके टेस्टिंग वगैरह भी शुरू कर दी गई है और इसके साथ साथ हमारी पुरानी कलवरी क्लास के अंदर भी इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। और ये जो 3 नई सबमरीन्स खरीदी जा रही है, इनके अंदर शुरुआत से ही उस एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट करके भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। लेकिन लिथियम आयन बैटरी का क्या?
तो अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि MDL यानी मझगांव डॉक लिमिटेड लिथियम आयन बैटरीज मॉड्यूल के लिए स्थानीय रूप से विकसित किए गए पैकेज को मान्यता देने और सबमरीन्स के अंदर बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे कि BMS भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसकी टेस्टिंग की तैयारियां कर रहा है। और जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से वैलिडेट हो जाएगी, उसके बाद इनका इंटीग्रेशन उन 3 नई कलवरी क्लास के सबमरीन के अंदर किया जाएगा, जो कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार की जाएंगी। इसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2026 तक हर हाल में इस टेक्नोलॉजी को MDL पूरी तरह से तैयार कर ले और हमारी नई कलवरी क्लास के सबमरीन्स के अंदर जल्द से जल्द इसका इंटीग्रेशन वगैरह किया जाए। अब हम लोग जानते हैं कि अगर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा तो एक तो ये भार में काफी कम होंगी, तो डिस्प्लेसमेंट वेट दूसरी चीजों के लिए बढ़ जाता है। इसके अलावा ये फास्ट चार्जिंग की सुविधा के साथ आती है। इनका जो बैकअप होता है वो काफी लंबे समय तक चलता है। साथ ही लीड एसिड बैटरी की तुलना में इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो भी ज्यादा होती है। तो इन सब के इस्तेमाल से भारतीय नौसेना की जो सबमरीन्स है वो ज्यादा कुशल रोल प्ले करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बाद में धीरे धीरे बाकी की सबमरीन्स के अंदर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन शुरुआत जो है वो कलवरी क्लास की 3 नई सबमरीन के साथ शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत के छोटे आर्म्स एंड एमुनेशंस की जो डिमांड है ग्लोबली वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और डिमांड के पीछे 3 प्रमुख कारण है। एक है इजराइल, दूसरा है रशिया और तीसरा है यूक्रेन। जी हाँ, देखिए, कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई है बीच में। मैंने आपको बताया भी है कि रशिया द्वारा भी भारत से काफी बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे गए हैं। लगभग $4.5 बिलियन का आंकड़ा ये टच कर चुके हैं। इस तरह की खबरें निकल कर आई थी। इसके अलावा इजराइल की बात की जाए तो हम जानते ही हैं इजराइल काफी बड़ी मात्रा में भारत से एमुनिशंस खरीद रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यूक्रेन डायरेक्ट तो भारत से हथियार नहीं खरीद रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों का जो हथियार खरीदना था भारत से वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। खासकर अगर बात की जाए 155 mm कैलिबर वाले आर्टिलरी शेल्स की, तो इनकी डिमांड काफी ज्यादा बड़ी है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पश्चिमी देश इस तरह से एमुनिशंस खरीदकर यूक्रेन को भेज रहे हैं। इस तरह के कई फोटोज और वीडियोस पहले वायरल हो चुके हैं, जिसमें यूक्रेनियन फोर्सेस भारतीय हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। उन्हीं को वो रशियन फोर्सेस के ऊपर दाग रही है और इसको लेकर रशिया द्वारा ऑफिशियली प्रोटेस्ट भी किया गया है भारत के सामने कि आप इस तरह की चीजें ना करिए। अब इस समय की अगर बात की जाए तो भारत के NSA अजीत डोभाल साहब रशिया के विजिट पर हैं, जो वहां पर न केवल ब्रिक्स को लेकर गए हैं, बल्कि इसके अलावा रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्धों को रुकवाने के लिए पहल भी शुरू करेंगे। इसके बाद आने वाले कुछ ही समय में ब्रिक्स का मेन समिट होगा, जहां पर सारे राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। तो संभावनाएं बताई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं, जो कि रशिया में होगा इस साल। अब इससे पहले इस तरह की खबर निकल कर आ रही है कि जो भारत का गोला बारूद हथियार वगैरह हैं, ये यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए बिल्कुल पोस्टर बॉय बन चुके हैं। जी हाँ, यानी भारत के हथियार काफी बड़ी मात्रा में यूक्रेन द्वारा न केवल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बल्कि इनका शो ऑफ भी किया जा रहा है। फिर टैंक्स या फिर मोटार के गोले वगैरह हों, तोपखाने वगैरह हों, इस तरह की चीजों की डिमांड भारतीय कंपनियों के पास बहुत ज्यादा बड़ी है और ये सारा का सारा माल यूक्रेन जाता है। और इसके लिए बड़ा रोल प्ले कर रहा है चेक रिपब्लिक। मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के अलावा नॉन यूरोपियन यूनियन का पहला देश चेक रिपब्लिक ऐसा है जो कि बड़ी मात्रा में हथियारों को यूक्रेन तक भिजवा रहा है। और चेक रिपब्लिक ये सारे हथियार भारत से ही खरीद रहा है। और इन्हीं सब की वजह से यूक्रेन से जितनी भी तस्वीरें वगैरह निकल कर आती है, जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, उनमें भारत के हथियार देखने के लिए मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए ये तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि संभवतः ये भारत की सरकारी फैक्ट्री म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड में बनाए गए होंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये एमुनेशंस भारत में बने इसके लिए सोवियत यूनियन द्वारा ही लाइसेंस लिए गए थे, जो कि OF-26 बताए जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस तरह की चीजें भारत और रशिया के बीच में फ्रिक्शन जनरेट कर सकती है, क्योंकि वैसे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने भारत और रशिया के बीच की दोस्ती तोड़ने के लिए या सहयोग को तोड़ने के लिए, जो भी आप कह दें, काफी ज्यादा प्रयत्न किए हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये लोग सफल हुए ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें जब लगातार होती जाएगी, जब रशियंस ये जानेंगे कि हमारे ऊपर जो लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं उसमें भारतीय हथियारों का योगदान है, तो डेफिनेटली ये बात दोनों देशों के बीच में कुछ हद तक तो फ्रिक्शन जनरेट कर ही सकती है, मन मुटाव डाल सकती है। तो इन सारी चीजों को रोकने की आवश्यकता अब भारत को भी है।